से आप सब आशा करते हैं मस्त होंगे और सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानदीप क्लास में। तो आज बात करते हैं जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं का क्या समूह को क्या कहा जाता है, जो समान रूप से जैसे कोशिका तरह क्या कार्य करे, तो उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक, जीवद्रव्य। तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तक। कोशिकाओं को समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक। तो कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है, कोशिकाओं के समूह से, और उत्तकों के समूह से होता है अंग का, और अंग तंत्र से होता है क्या, जीव का निर्माण होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो पहला है मक्खी, दूसरा केंचुआ, तीसरा है सी नंबर में अमीबा, और डी नंबर ऑप्शन में है तितली। तो एक कोशिकीय जीव जो है हमारा वह क्या है, अमीबा है। इसका पाचन उत्सर्जन सभी एक ही कोशिका से होता है, तो अमीबा इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा जो सवाल हम लोग, हमारा सजीव के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन ए में है कोशिका, बी में है कोशिका भित्ति, सी में उत्तक, और डी में कोशिका झिल्ली। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा, कोशिका होगा। कोशिका सबसे हमारा सजीवों का सबसे क्या है, मूलभूत इकाई है, यानी कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से अधातु कौन सी है। तो ए नंबर में सल्फर, बी में कार्बन, सी में ऑक्सीजन, और डी में इनमें से सभी दिया हुआ है। तो ये इनमें से क्या होगा, इसका सही उत्तर सभी हो जाएगा, क्योंकि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन ये तीनों क्या है, आपका अधातु है। और अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें सभी। तो सभी जगह पर धातुओं का उपयोग होता है। पटाखों में भी होता है, जैसे मैग्नीशियम जैसे धातु का, उर्वरक में भी होता है, और खाना बनाने में भी हम लोग का धातु का उपयोग होता है। जैसे खाना बनाने में जैसे एल्यूमिनियम होता है, स्टील होता है, इसका निर्माण इस खाना बनाने के रूप में होता है इसका उपयोग। तो इनमें से क्या होगा, सभी। उसके 6 नंबर छोटा जो क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। तो कौन सी अधातु बोला गया है। तो हमारा एकमात्र अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो ग्रेफाइट होता है। और बाकी जितने भी अधातु होते हैं सभी विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। 7 नंबर 7वां सवाल है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कोई भी हमारे खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव उत्पन्न होते हैं अपने आप, तो ज़्यादा देर तक रहने से। तो उसको रोकने के लिए, सूक्ष्मजीवों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो नमक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिएगा जब मछली उछली फ्राई करते हैं उसको नमक को डाल के रख देते हैं, तो क्या होता है, सूक्ष्मजीवों को वृद्धि होने से रोकता है, खराब होने से बचाता है। खाद्य तेल भी देते हैं हम लोग, जैसे अचार उचार बनाते हैं। चीनी का भी उपयोग करते हैं। तो इसलिए इनमें से क्या होगा, सभी होगा। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो है, साथियों, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है पेनिसिलियम, और तीसरा है राइजोपोस, और डी ऑप्शन में है स्पाइरोगायरा। तो लेग्यूम पौधे के जोड़ों में हमारा राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दलहन फसलों में होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जैसे मटर, चना के जोड़ों में होता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन प्राप्ति होता है लेग्यूम पौधे के जोड़ों से अलग से। इसलिए जो भी दलहन फसल होते हैं उससे रासायनिक दवा जो है वो उसका नहीं डाला जाता है, जबकि स्वयं से राइजोबियम नामक जीवाणु ही क्या होते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है। जीवाणु, कवक, शैवाल, और डी नंबर में है विषाणु। तो भिंडी की पित्त रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है बोला गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा विषाणु होगा। विषाणु कारण भिंडी का जो है पित्त रोग होता है। अगला जो सवाल है 10 नंबर में, विद्युत द्वारा किस पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कोई भी धातु है उसके ऊपर मतलब धातु का ही क्या परत चढ़ाना, जैसे उसका जंग लगने से क्या बचाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत द्वारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, और डी नंबर में है चालकता। तो उसे विद्युत क्या कहा जाता है, लेपन कहा जाता है। धातु का ही परत चढ़ाया जाता है धातु के ऊपर में। जैसे कौन सा, जैसे लोहा में जिंक का परत चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए, संक्षारण के लिए। 11 नंबर सवाल है, कौन सा घल विद्युत का कुचालक होता है।
तो पहला ऑप्शन में नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, और डी नंबर में अशुद्ध जल। अशुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत धारा उससे होकर अशुद्ध जल से प्रभावित नहीं होता। अशुद्ध जल जिसको हम लोग शुद्ध जल भी कहा जाता है, वर्षा का जो जल होता है उससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता, यानी विद्युत का वो कुचालक होता है, जिसका सूत्र होता है D2O शुद्ध जल का। तो ये हमारा सही उत्तर होगा डी नंबर कारों का। 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में और सभी। तो धातुओं का अपघटन का उपयोग क्या है? तो धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में भी विद्युत अपघटन किया जाता है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी, इलेक्ट्रोलेप्टिंग में भी। तो ये सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रोलेप्टिंग मतलब होता है विद्युत लेपन। 13 नंबर में, निम्न में कौन जीवों के जनन का औलैगिक विधि है? तो कौन जीवों के जनन की औलैगिक विधि है? तो इसका सही उत्तर जो होगा निषेचन, कायांतरण, मुकुलन और गर्भधारण है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा निषेचन हो जाएगा। 13 का ए नंबर निषेचन। वाय निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, और डी नंबर में सभी में। तो इसका जो उत्तर होगा वो वाय निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में। तो ये इस सभी में होता है, इन सभी में बाह्य निषेचन होता है। जैसे आंतरिक निषेचन में क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी होता है आंतरिक निषेचन में। अब बाह्य निषेचन जिसमें मादा जो है कहीं अंडे को क्या करते हैं, पानी में छोड़ देती है, उसका फिर निषेचन करता है जो नर होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ए नंबर में है भूरण, बी नंबर में है जुग्मनज, और सी नंबर है गर्भ, और डी नंबर में है कोलोन। तो 15 नंबर का सही उत्तर हमारा होगा बी नंबर जुग्मनज। निषेचन के परिणाम स्वरूप जुग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला सवाल है 16 नंबर, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो दो संपर्की सतह के बीच जो है वह घर्षण बल लगता है। जैसे ए नंबर में पेशीय, बी नंबर में चुंबक, सी नंबर घर्षण, और डी नंबर में गुरुत्व बल है। तो दो संपर्की सतह के बीच लगने वाला जो बल होता है वो हमारा क्या होता है? घर्षण बल होता है। इसलिए 16 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा घर्षण। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसको हम लोग दाब कहते हैं। ए नंबर में ऊर्जा दिया हुआ है, बी नंबर में आयतन, सी नंबर में दाब, और डी नंबर में द्रव्यमान है। तो हमारा सी नंबर जो है वो सही होगा। इसका 17 का सी दाब हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पहला नंबर पेशीय बल, बी नंबर में चुंबकीय बल, सी नंबर में स्थिर विद्युत बल, और डी नंबर में गुरुत्व बल है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह पेशीय बल होगा। 18 का ए सही होगा। पेशीय बल है संपर्कित बल। उसके बाद 19 नंबर सवाल में आते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कहता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया जब होता है सूर्य में तो क्या उत्पन्न करता है? ए नंबर में उष्मा, बी नंबर में प्रकाश, सी नंबर में दोनों, और डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह 19 का सी होगा। दोनों, उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है। तो उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, बी नंबर में लकड़ी, सी नंबर में प्राकृतिक गैस, और डी नंबर में पेट्रोल। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 20 का जो सही उत्तर होगा वह प्राकृतिक गैस होगा। ये सब सभी जीवों के अवशेष से ही क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। जैसे कोयला का निर्माण हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी में दबे होने के कारण होता है। पेड़ पौधों का, और फिर लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जीवों के अवशेष से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, और इसलिए प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर होगा। और 21 नंबर सवाल, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो कोई पदार्थ है उसको दहन के लिए पहला ए नंबर में दिया है दहनशील पदार्थ, ज्वलन, ताप, ऑक्सीजन, सभी। तो कोई पदार्थ को जलने के लिए वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए। और ज्वलन ताप, एक ताप होता है, एक निश्चित ताप में क्या होता है? जलता है कोई पदार्थ हो, वो ताप उससे प्राप्त होना चाहिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ को जलाना संभव नहीं है। उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी क्या होगा?
जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन जलता नहीं, हालांकि जलने में, कोई पदार्थ को जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा डी हो जाएगा। 21 का डी नंबर सही होगा हमारा। 22 नंबर जो सवाल है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो उसे क्या कहते हैं? ए नंबर है बाल अवस्था, बी नंबर है युवा अवस्था, और सी नंबर किशोर अवस्था, और डी नंबर है वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा? किशोर अवस्था होगा, यानी 22 नंबर का सी सही होगा। उसके 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जब क्रोध हमें आता है, हम लोग को चिंता होती है एवं उत्तेजना होती है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन? तो 23 नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर में है थायरोक्सिन, बी नंबर में एड्रीनलिन, और सी नंबर में टेस्टोरन, और डी नंबर में एस्ट्रोजन है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 23 का बी होगा। एड्रेनलिन जो है वह चिंता, क्रोध और उत्तेजना हमारा उत्पन्न करता है। अगला जो सवाल है देखिएगा 24 नंबर, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? ए नंबर में माता, बी नंबर में पिता दिया है, और सी नंबर में दोनों दिया है, डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह पिता होगा। पिता जिम्मेदार होता है किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए, पिता जिम्मेदार होता है। मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, इसके लिए पिता जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पिता में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, जबकि मादा में एक्स एक्स होता है। जब निषेचन करता है, जब मादा के एक्स गुणसूत्र से वाई गुणसूत्र, तो क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति होता है कोई पिता को। और जब एक्स गुणसूत्र जाके पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से निषेचन करता है, तो क्या होता है? पुत्री उत्पन्न होता है। इसलिए पिता जिम्मेवार होता है लिंग निर्धारण के लिए, पिता ही जिम्मेवार होता है इसके लिए। उसके बाद 25 नंबर सवाल है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन का मान कितना होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन के मान बराबर होते हैं, तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो 25 नंबर का सही उत्तर होगा हमारा 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उसके 26 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा आभासी। आभासी या काल्पनिक का अर्थ एक ही होता है। ये नंबर सही होगा। 27 नंबर, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। बी नंबर में लिग्डोस्कोप, सी नंबर में विक्षेपण, और डी नंबर में दूरबीन। तो उसको पेरिस्कोप कहा जाता है, जो हमारा देखने की जो क्षमता है उससे भी कम नहीं, जो आँख से नहीं पड़ने वाला चीज़ भी को भी क्या करता है? दिखाता है। जो आँख हमारा जिस चीज़ को नहीं देख पाता उस चीज़ को दिखाने का कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप। जो वस्तु के साइज को 1000 गुना बड़ा करके क्या करता है? दिखाता है, उसको पेरिस्कोप यानी हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्मदर्शी वस्तु काफ़ी बड़ी साइज में दिखाता है, 1000 गुना 10,000 गुना बड़ी साइज में। 28 नंबर क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? ए नंबर में निराई, बी नंबर में ओसाई, सी नंबर में कटाई, और डी नंबर में थ्रेसिंग। तो काटी गई फसल से बीजों को दानों से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। 28 का डी नंबर सही होगा। 29 नंबर सवाल है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए? जैसे कोई भी अनाज है उसको भंडारण करना है, रखना है, तो उसके लिए नमी कितना होना चाहिए? अनाज में नमी, तो भंडारण करना ठीक होता है, मतलब अनाज खराब नहीं होगा भंडारण करने से। तो इसका सही ए नंबर में 12% से कम दिया, बी नंबर में 22% से कम, और सी नंबर में 14% से कम, डी नंबर में है 24% से कम। तो इसका सही उत्तर होगा 29 का सी सही होगा, यानी 14% से कम क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए अनाज में। 30 नंबर सवाल देखते हैं क्या है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो जानते हैं किसानों का मित्र कहा जाता है, सांप किसानों का मित्र है नहीं है, हाथी नहीं है, चूहा नहीं है, केंचुआ। ये
फसलों का लाभ नहीं होता है, सांप से नहीं, हाथी से नहीं, चूहा से लाभ होता है किसानों को। बल्कि क्या होता है, केंचुआ जिस खेत में रहेंगे वहाँ पर क्या होता है, उपजाऊ होता है। जिस मिट्टी में रहेंगे, जिस खेत में रहेंगे तो वहाँ फसल ज़्यादा उपजाऊ होता है। मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं, मिट्टी को बनाने का कार्य करता है क्या, कछुआ। तो इसलिए कछुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को। 31 नंबर सवाल है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है। तो ए नंबर में दिया है 5000 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर में 6000 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर में 15000 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर में 25000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है लगभग। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है बोला गया, ए नंबर में सूर्य, बी नंबर में चंद्रमा और सी नंबर में ध्रुव तारा, डी नंबर में आर्यभट्ट दिया है। तो प्राकृतिक उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह यहाँ सूर्य नहीं है, ग्रह है, ध्रुव तारा नहीं होगा, आर्यभट्ट नहीं होगा और यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा चंद्रमा होगा। पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है। अब 33 नंबर सवाल का आता है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ए नंबर में पृथ्वी, बी नंबर में शुक्र, सी नंबर में बृहस्पति और डी नंबर में मंगल। तो इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। घर्षण हमेशा बोला गया है 34 नंबर में हानिकारक है, बी नंबर में लाभदायक है, सी नंबर में आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है और डी नंबर में आरोपित बल का विरोध करती है। तो जिस दिशा में बल लगा है उस बल का क्या करते हैं, विरोध करती है। जिस दिशा में बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, वो विरोध करती है उस बल का। तो आरोपित बल का विरोध करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर दिया हुआ था एक ऑप्शन ऐसा भी रहता, घर्षण हानिकारक है, लाभदायक है, हानि भी है, लाभदायक भी है, हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो दोनों होता है, हानि भी होता है, लाभ भी होता है। तो उस टाइप से ऑप्शन नहीं है यहाँ। आरोपित बल का विरोध करती है, ये हमारा सही होगा क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। 35 नंबर सवाल का आता है, घर्षण निर्भर करता है किस पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तुओं के भार पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा पृष्ठ की प्रकृति पर। कैसा टाइप का है, ज़्यादा रूखड़ा टाइप का रहता है तो उसमें घर्षण बल ज़्यादा होता है, प्लेन रहने से कम घर्षण बल होता है। वस्तु के भार पर भी, ज़्यादा भार रहेगा तो ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, कम भार रहेगा तो कम लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, दोनों होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, इन दोनों पर निर्भर करता है। 35 का सी सही होगा। अब बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में कहता है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है। स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह को रुखड़ा कर, कोई नहीं। इसका भी सही जवाब हो जाएगा, सतह को रुखड़ा करने से क्या होता है, घर्षण बढ़ता है। और घर्षण को कम करने के लिए उसमें पाउडर, स्नेहक का यूज करते हैं। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए पाउडर छिड़काते हैं। अगर घर्षण बढ़ाना हो तो सतह को रुखड़ा करना पड़ेगा, तो घर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए हो जाएगा 36 नंबर का हमारा सही जवाब सी हो जाएगा 36 का। अब बात करते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में सवाल में आते हैं। 37 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित दो रेशा मतलब जो फैक्ट्री में बनाया गया रेशा, संश्लेषित रेशा। तो ए नंबर में नायलॉन है, बी नंबर में सूती है और सी नंबर में रेशमी है और डी नंबर में ऊन है। तो संश्लेषित रेशा कौन है इनमें से कहा गया है, मतलब फैक्ट्री में बनाया गया रेशा। तो 37 नंबर का हमारा ए सही हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है। और निम्न में से कौन 4R नहीं है। तो 4R कौन नहीं है, तो रिडस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव। तो ये रिमूव हमारा 4R सिद्धांत नहीं है, ये तीनों क्या है 4R है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। तो ए नंबर में रेयान है, बी नंबर पॉलिस्टर, सी नंबर नायलॉन और डी नंबर में है जूट। तो कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन जो है वह जलती नहीं है बल्कि क्या होता है, पिघल जाती है। तो ये सही होगा हमारा सी नंबर। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 40 नंबर सवाल है। आवृत्ति का मात्रक पूछा गया है। ए नंबर में हर्ट्ज, बी नंबर में मीटर, सी नंबर में सेकेंड और डी नंबर में पास्कल। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक बार कंपन करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं। ए नंबर में आवृत्ति दिया हुआ, बी नंबर आवर्तकाल, सी नंबर में आयाम और डी नंबर में कोई नहीं। तो एक कंपन करने में जो लगा समय होता है, जितना समय लगता है एक कंपन पूरा करने में, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्तकाल, बी हो जाएगा। 41 का हमारा सही उत्तर होगा बी, आवर्तकाल कहा जाता है।
फिर 42 नंबर सवाल कहता है ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में। ठोस द्रव गैस में। तो इसका 42 नंबर का सही होगा डी नंबर, ठोस द्रव गैस। यानी माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। माध्यम में कोई माध्यम हो, माध्यम में ध्वनि जो है संचारित होती है, वायु में भी संचारित होती है, तभी तो हम लोग का आवाज़ सुन पाता है कोई। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होगा, उसके लिए माध्यम होना चाहिए। ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का हमारा डी हो जाएगा, ठोस द्रव गैस तीनों। 43 नंबर सवाल का आता है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका भूसंपर्कन, त्वरित, प्रतिकर्षण कोई नहीं। तो आवेश को, किसी आवेशित वस्तु का आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसीलिए त्वरित चालक क्या होता है, स्कूलों में, भवनों में लगाया जाता है भूसंपर्क करने के लिए। जैसे बिजली गिरता है तो वो क्या होता है, भूसंपर्कित होकर वो जो आवेश है उसको अंदर जाता है, इसलिए त्वरित चालक लगाया जाता है बड़े भवनों में, स्कूलों में। तो वो भूसंपर्कन होता है, पृथ्वी में संक्रमण होता है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है। ए नंबर में है सिस्मोग्राफ द्वारा, बी नंबर में वोल्टमीटर पर, सी नंबर अमीटर पर, और डी नंबर में गैल्वेनोमीटर पर। तो भूकंप की जो शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है, भूकंप की शक्ति का परिमाण जो है उसको सिस्मोग्राफ द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ए सही हो जाएगा 44 का हमारा। 45 नंबर सवाल जो है वो कहता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक, बी नंबर में 2 दिया हुआ, सी नंबर में 3, डी नंबर में 4। तो आवेश जो है 2 टाइप का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इसका सही उत्तर होगा 45 का बी हमारा सही हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और चर्चा करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का आता है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। ए नंबर में धुआं, बी नंबर में एरोसोल, सी नंबर में वाष्प, और डी नंबर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 46 नंबर का सही हो जाएगा एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को कहते हैं एरोसोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी सही होगा। अब आते हैं 47 नंबर सवाल में। 47 नंबर सवाल कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वह 21% होती है। नंबर में देखिए 78% है, बी में 21%, सी में 0.3% और डी नंबर में 0.7%। तो 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है हमारा वायुमंडल में, और इसीलिए 47 का हमारा क्या हो जाएगा बी होगा। 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और अन्य गैस 1% होता है। अब 48 नंबर सवाल पर आते हैं वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। मरुस्थलीकरण, ए नंबर में, बी नंबर में जंतु संरक्षण, सी नंबर में पुनर्वनरोपण, और डी नंबर में पुनर्चक्रण। तो इसका सही उत्तर होगा 48 का। 48 का सही हमारा हो जाएगा पुनर्वनरोपण द्वारा वनोन्मूलन, वनों की कटाई जो है, वनों उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है पुनर्वनरोपण द्वारा। उसके बाद 49 नंबर सवाल कहता है काला सोना किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन में दिया है कोयला को, बी नंबर में लोहा को, सी नंबर पेट्रोलियम को, डी नंबर चुंबक को। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ को, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है पेट्रोलियम। जब इसको निकाला जाता है भूमि से तो यह एकदम काला होता है। इसका जब फैक्ट्री में परिष्करण किया जाता है तब जाके इसका चेंज होता है रंग में। नहीं तो जब निकाला जाता है भूमि से तो उस समय, निकालते समय जो कच्चा होता है उस समय एकदम क्या होता है, काला होता है। इसीलिए इसे काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। और उसके बाद 50 नंबर में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए नंबर में जल, बी नंबर में हवा, सी नंबर में सूर्य का प्रकाश, और डी नंबर में कपड़ा है। तो 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्राकृतिक द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है हमें। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।